हेलो दोस्तों, आज हम ध्वनि के सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें हम ध्वनि का परावर्तन अपवर्तन जैसे सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो ध्वनि के परावर्तन से स्टार्ट करते हैं। तो परावर्तन होता क्या है इससे पहले समझते हैं। जब जब तरंगे किसी अवरोध से टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में मूव करती है यानी उसी डायरेक्शन में गमन करती है तो इसे परावर्तन कहते हैं। तो ध्वनि का परावर्तन क्या हुआ? जब ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में गमन करने लग जाती है तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर से और हम कुछ बोल रहे हैं और अवरोध के रूप में मैंने एक पहाड़ लिया है, एक बड़ा सा वाल लिया है। तो हम कुछ बोलते हैं तो पहाड़ में आवाज़ गूंजता है और वापस हमें वही ध्वनि जो हम बोलते रहते हैं वही ध्वनि हमें वापस सुनाई देती है। तो इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और जो आवाज़ हमें जो बार बार सुनाई देती है उससे ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत का इको या प्रतिध्वनि यानी इस आवाज़ जो बार बार गूंजती है उसे क्या कहा जाता है? इको या प्रतिध्वनि कहा जाता है। कोई भी ध्वनि हमारे कान में कितने समय तक विद्यमान रहती है? तो ध्वनि हमारे कानों में 1/10 सेकेंड तक विद्यमान रहती है यानी 0.1 सेकेंड तक हमारे कानों में रहती है। अब इसी ध्वनि के परावर्तन या इको या प्रतिध्वनि के सिद्धांत से रिवर्बरेशन या मल्टीरिफ्लेक्शन का सिद्धांत आता है। तो रिवर्बरेशन होता क्या है? तो ध्वनि का बार बार सुनाई देना ही रिवर्बरेशन कहलाता है। तो इस घटना को तो रंगमंच ध्वनि की जो एक ही आवाज़ बार बार ना गूंजे इसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो रंगमंचों में ये क्या बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते हैं, कुशन लगाया जाता है जगह जगह ताकि आवाज़ गूंजे ना। एक रिवर्बरेशन की जो घटना होती है मैक्सिमम एक बंद कमरे में ही होती है। तो रंगमंच में क्या होता है? एक बंद कमरा ही होता है। तो वहाँ पर आवाज़ ना गूंजे इसको रोकने के लिए कुशन लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते हैं। अब ध्वनि के अपवर्तन पर चर्चा करते हैं कि देखिए अपवर्तन होता क्या है। तो परावर्तन क्या था? परावर्तन जब तरंगे किसी अवरोध से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में गमन कर रही थी तो उसे परावर्तन कह रहे थे। तो अपवर्तन किसे कहते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं। जब तरंगे एक माध्यम से होकर किसी दूसरे माध्यम में कुछ विचरण के साथ गमन करती है, एक माध्यम से इसे होकर दूसरे माध्यम में कुछ विचरण में गमन करती है। मान लीजिए कि मैंने एक माध्यम लिया, दो तो माध्यम लेता हूँ, एक माध्यम कांच लिया और दूसरा माध्यम हवा लिया। तो जब यहाँ तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो इसमें कुछ विचरण आएगा, कुछ डाइवर्शन आएगा और इस घटना को ही अपवर्तन कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखा है तो आपको इसमें से 2 से 3 टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। जैसे ये जो माध्यम के बीच में एक सीधी रेखा है उसे अभिलंब कहते हैं। और जो माध्यम है तो यहाँ माध्यम दो तरीके के होते हैं, एक विलर माध्यम होता है, एक सघन माध्यम। तो विलर माध्यम और सघन माध्यम किसे कहते हैं इसे देखते हैं। विलर माध्यम उस माध्यम को कहा जाता है जिसका घनत्व कम होता है और सघन माध्यम उस माध्यम को कहा जाता है जिसका घनत्व अधिक होता है। तो घनत्व होता क्या है इसे देखते हैं। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। द्रव्यमान और किसी वस्तु का द्रव्यमान तो फिक्स होता है। तो यानी घनत्व और आयतन पर ही डिपेंड करेगा किसी का घनत्व अधिक होगा कि कम होगा। तो जिसका आयतन अधिक होगा उसका घनत्व ऑटोमेटिकली कम होगा। और आयतन अगर किसी वस्तु का कम है, आयतन किसी का कम है तो उसका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। यानी विलर माध्यम किसे कहा जाएगा? विलर माध्यम जिसका घनत्व कम है और उसका आयतन अधिक हो। और सघन माध्यम जिसका घनत्व अधिक है और आयतन कम है उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। अब इससे कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। जैसे अगर ध्वनि तरंगे किसी विलर माध्यम से यानी कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में गमन करती है तो वहाँ अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर इसी का उल्टा होता है, जब यहाँ तरंगे किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है, सघन माध्यम यानी
अधिक घनत्व वाली माध्यम से लेके होके कम घनत्व वाली माध्यम की ओर गमन करती है तो वहाँ अभिरम से दूर हट जाती है। तो क्या मैंने बोला यहाँ दो चीज़ बोला, जब तरंगे या ध्वनि तरंगे विलयन माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करेगी तो वहाँ अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और सघन माध्यम से विलयन माध्यम की ओर गमन करेगी तो वहाँ अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब इसी से क्वेश्चन आता है कि ध्वनि दिन में कम सुनाई देता है जबकि रात में अधिक सुनाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है इसे देखते हैं। तो दिन में क्या होता है, दिन में जो नीचे का जो एटमॉस्फेयर, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, देख लीजिए। तो नीचे का जो एटमॉस्फेयर जो होता है यानी जो गैसें होती है और अधिक गर्म होती हैं, तो जब यहाँ गर्म होगी तो इसका आयतन जो होगा एक्सपांड होगा, यानी आयतन अधिक होगा। और आयतन अगर अधिक हुआ, आयतन जब किसी गैस का आयतन जब अधिक एक्सपांड होगा, आयतन अधिक होगा, तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। यानी नीचे का जो पोर्शन होता है, यहाँ नीचे का पोर्शन वहाँ गर्म होने के कारण उसका आयतन में एक्सपांड होगा, आयतन अगर अधिक हुआ तो उसका घनत्व क्या हुआ, कम हुआ। तो यहाँ कौन से माध्यम की तरह कार्य करेगा, विलयन माध्यम की तरह कार्य करेगा। जबकि ऊपर का जो हिस्सा जो होता है, ऊपर का जो गैसेस होती हैं वहाँ अपेक्षाकृत नीचे की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, यानी वहाँ उसका जो आयतन है कम होता है। आयतन कम हुआ तो उसका घनत्व क्या हुआ, अधिक हुआ। यानी ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ सघन माध्यम की तरह कार्य करता है और नीचे का विलयन माध्यम की तरह कार्य करता है। तो हम नीचे यानी पृथ्वी की सतह में होंगे, यानी कम अधिक गर्म वाले स्थान में होंगे। जब यहाँ पर हम होंगे और कुछ भी बोलेंगे तो यहाँ पर नीचे का वहाँ ध्वनि तरंगे किस ओर गमन करेगी, विलयन माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करेगी। और जब तरंगे विलयन माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती हैं, जब तरंगे विलयन माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है तो मैंने क्या बताया था, वहाँ अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, जिसके कारण क्या ध्वनि तरंगे अधिक सुनाई देगी कि कम सुनाई देगी, तो यहाँ कम सुनाई देती है। यही रीजन है कि ध्वनि दिन में कम सुनाई देती है। और रात में क्या होता है, रात में जस्ट इसका अपोजिट होता है। रात में नीचे का जो रहता है, रात में ऊपर के एटमॉस्फेयर की अपेक्षा नीचे का जो एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ ठंडा रहता है। तो नीचे का जब एटमॉस्फेयर ठंडा होता है तो उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। और जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, देख लेते हैं। तो नीचे का जो एटमॉस्फेयर होगा वहाँ उस ठंडा होगा, जिसके कारण उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ सघन माध्यम की तरह कार्य करेगा। जबकि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ गर्म होगा, वहाँ की गैसेस क्या होगी, ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा एक्सपांड होगी, उसका आयतन अधिक होगा। आयतन अधिक होगा तो इसका मतलब घनत्व कम होगा, यानी वहाँ विलयन माध्यम की तरह कार्य करेगा। जब यहाँ पर हम सतह में रहकर कुछ बोलेंगे तो वहाँ अभिलंब से दूर हटती जाएगी, अभिलंब से दूर हटती जाएगी, जिसके कारण आवाज़ दूर तक जाती है। यानी रात में आवाज़ दूर तक जाती है और जिसके कारण रात में ध्वनि अच्छे से सुनाई देती है। हमने परावर्तन और अपवर्तन पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। अब हम रेजोनेशन यानी अनुनाद पर चर्चा करते हैं। तो अनुनाद होता क्या है, जब कंपन या वाइब्रेशन और वाइब्रेशन आवृत्ति के बराबर हो जाती है। जब एक वस्तु की कंपन दूसरे वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो इस स्थिति को अनुनाद या रेजोनेशन कहते हैं। इसी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रेजोनेशन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। पुल को पार करते समय सैनिकों को कदम से कदम ना मिलाकर चलने की सलाह दी जाती है। तो क्यों ऐसा किया जाता है, इसको देखते हैं। क्योंकि ऐसा करने से जब सैनिक कदम चाल चलेंगे तो ऐसा क्या होगा, तो क्योंकि ऐसा करने से सैनिकों की कदम की आवृत्ति पुर की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, जिससे अनुनाद के कारण पुर के बड़े बड़े आयाम की कंपन उत्पन्न होता है। पुर में बड़े बड़े आयाम के कंपन उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पुर के टूटने का खतरा होता है। जैसे इसको एक और अनुनाद की स्थिति, जैसे हमने बोला जाता है कि तानसेन के गाने से कांच का टूटना, तो तानसेन के गाने से कांच का टूटना भी
अनुनाद की ही घटना है। अब विवर्तन पर चर्चा करते हैं कि विवर्तन होता क्या है। तो हमने देखा था परावर्तन क्या होता है, जब तरंगे किसी अवरोध से टकराकर वापस उसी मार्ग में गमन करती है तो इसे परावर्तन कहा जा रहा था। और अपवर्तन किसे कहा जा रहा था, जब एक माध्यम से तरंगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कुछ विचरण के साथ गमन करती है तो इसे अपवर्तन कहा जा रहा था। तो विवर्तन अपवर्तन के सिमिलर है, लेकिन इसमें माध्यम में चेंजेस नहीं आते। इसमें माध्यम एक ही रहता है, लेकिन उसमें यह विवर्तन की घटना में मुड़ने की घटना होती है। मुड़ने की घटना किससे संबंधित है, विवर्तन से। तो ध्वनि का वहाँ गुण जो कि मुड़ने से संबंधित है वहाँ विवर्तन है। इसी के कारण ध्वनि के विवर्तन के गुण के कारण ही कमरे में बैठे व्यक्ति की आवाज़ बाहर तक भी सुनाई देती है। अब व्यतिकरण देखते हैं। तो पहला बात तो आपको ये याद रखना है कि ध्वनि तरंगे व्यतिकरण का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। ध्वनि तरंगे व्यतिकरण का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। तो व्यतिकरण होता क्या है तो इसको भी देख लेते हैं। हालांकि ये जब प्रकाश तरंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं अच्छे से इसको समझाऊंगा। ये भी ओवरव्यू ले लेते हैं कि व्यतिकरण होता क्या है। जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में आपस में मिल जाते हैं तो इस स्थिति को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो टाइप के होंगे, जिसमें एक इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पर ये इंक्रीजिंग टाइप का व्यतिकरण है, और जबकि यहाँ दोनों में एक फेज आउट आ रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक इंक्रीजिंग टाइप का और दूसरा डिक्रीजिंग टाइप का। अगर फिर भी ध्वनि तरंगों में अगर व्यतिकरण का डेफिनेशन देखा जाए तो इसको किस तरीके से दिया जा सकता है। तो जब दो समान आवृत्ति और आयाम की ध्वनि जब दो समान आवृत्ति और आयाम की ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो बिंदु ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि के व्यतिकरण की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे साबुन का बुलबुला का चमकना, साबुन के बुलबुले का चमकना व्यतिकरण का ही एग्जाम्पल है। जब हम सभी ने एक बात नोटिस की होगी, जब रेल में काम होता है तो रेल से आने वाली जो आवाज़ है वहाँ पर दो ध्वनि बार बार सुनाई देती है, एक ही ध्वनि दो बार सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है इसे भी देखते हैं। एक व्यक्ति रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है और एक लड़का कुछ दूर पर कान पटरी पर लगता है तो उसको हथौड़े की आवाज़ दो बार सुनाई देती है। तो उसको हथौड़े की आवाज़ दो बार सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस्पात में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल से अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस्पात में ध्वनि की चाल लगभग 6000 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, जबकि वायु में 332 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। तो इस्पात में 6000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है तो पहले इस्पात की ध्वनि उसको एक बार सुनाई देगी और दूसरी बार वायु में उस हथौड़े की आवाज़ सुनाई देगी। तो यही कारण है कि जो रेलवे में काम करते हैं तो वहाँ पर हमें दो बार आवाज़ सुनाई देती है, एक तो इस्पात में ध्वनि की चाल के कारण और दूसरी वायु में ध्वनि की चाल के कारण। अब हम ध्वनि से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। आप इसका आंसर हो सके तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्वनि रात में अधिक सुनाई देती है तो इसके का पीछे क्या कारण है, अपवर्तन है, परावर्तन है कि विवर्तन है। तो ध्वनि रात में अधिक सुनाई देती है तो अभी हमने देखा था कि यहाँ ध्वनि का अपवर्तन का गुण है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सैनिकों को पूर्व में कदम चाल ना मिलाकर चलने को कहा जाता है तो इसका रीजन क्या है, प्रतिध्वनि, विवर्तन, अनुनाद या परावर्तन। तो इसका कारण है अनुनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, आर्द्रता पर, ताप पर, वायु के अवयवों पर या वायुमंडलीय दाब पर।
तो ध्वनि का वेग वायुमंडलीय दाब या दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखते हैं। तो आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ जाता है। और वायु के अवयवों में भी ध्वनि का वेग निर्भर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुपरसोनिक जेट विमान सोनिक प्रक्षुब्ध उत्पन्न करता है। किसकी उत्पत्ति करता है? तो यह आपको बताना है। तो यहाँ किसकी उत्पत्ति करता है? शॉकिंग वेव या पघाट तरंग की, अनुप्रस्थ तरंग की, प्रकाश तरंग की, या इनमें से कोई नहीं। तो एक सुपरसोनिक जेट विमान सोनिक प्रक्षुब्ध उत्पन्न करता है, तो इसे शॉक वेव कहा जाता है या पघाट तरंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग हाइड्रोजन में 1260 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑक्सीजन में ध्वनि का वेग कितना होगा? 1260 होगा, 630 मीटर पर सेकेंड होगा, 315 मीटर पर सेकेंड होगा, कि 2520 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसका सॉल्व करने के लिए तो ध्वनि का जो वेग होता है और मास के बीच उसके मास के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो ध्वनि का वेग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्गमूल ऑफ मास के। तो यहाँ से हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 होता है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। तो इसको रखेंगे, तो ऑक्सीजन का √16 √1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वेग दिया है 1260, तो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ऑक्सीजन की जो वेग है 315 मीटर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि यदि मेक अंक 2 है, तो वायु में पिन का वेग कितना होगा? 166 मीटर पर सेकेंड, 183 मीटर पर सेकेंड, या 664 मीटर पर सेकेंड, या 83 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो मेक अंक क्या होता है? मेक अंक माध्यम में पिन की गति और उसी माध्यम में ध्वनि की गति को मेक अंक कहते हैं। तो मेक अंक का फॉर्मूला, जैसे मेक अंक वस्तु का, तो मेक अंक, तो यहाँ पर माध्यम क्या है? तो यहाँ पर माध्यम दिया है वायु में माध्यम दिया है। तो वस्तु का वायु में वेग और ध्वनि का वायु में वेग। तो ध्वनि का वायु में वेग हम जानते हैं 332 मीटर पर सेकेंड होता है, और मेक अंक दिया है 2। तो यहाँ से निकल जाएगा 2 = वस्तु का वेग अपॉन 332। 332 को जब इधर लेकर जाएंगे तो 332 और 2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आएगा 664, यानी 664 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करिए, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी रिचनेस लोगों तक पहुंच सके।